कहते हैं लालच अगर किसी इंसान के मन में घर कर जाए तो वह इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही लालच समाया रीवा के दंपति के मन में, जिन्होंने लाखों रुपयों का कर्ज चुकाने और खुद की कराई गई करोड़ों की बीमा पॉलिसी का लाभ पाने के लिए कुछ ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि उसे जानकर आज हर कोई दंग रह गया है। बता दें कि पति पत्नी ने मिलकर इंश्योरेंस के पैसों के लालच में एक ऐसे शख्स की तलाश की जो आरोपी की कद और काठी का हो, और फिर उससे दोस्ती करने के बाद उसे कार के भीतर जिंदा फूंक दिया गया। और तो और साजिश में शामिल पत्नी ने कार में मृत मिले शख्स की पहचान भी अपने पति के रूप में की और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर डाला। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस खौफनाक साजिश में, जिसका पुलिस ने न सिर्फ खुलासा कर दिया है बल्कि मृत घोषित पति सहित उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो आगे जानते हैं इस खौफनाक कत्ल और साजिश का क्या है सच। तारीख थी 30 जून की और जगह उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, जहां सिकरी अमान गांव में धू धू कर जलती मिली एक कार में अधजली लाश मिली। यहां मौके पर मिली कार सतना रजिस्ट्रेशन नंबर की थी, जबकि मृतक की पहचान रीवा जिले के जवा निवासी सुनील सिंह के रूप में उसकी पत्नी ने की। चित्रकूट पुलिस ने इस मामले में एक कार को जहां जब्त कर लिया तो वहीं शव का पीएम करा परिजनों के सुपुर्द कर अंधी हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई। पुलिस को इस हत्याकांड का क्लू कहीं और से नहीं बल्कि मृत बताए गए सुनील सिंह की पत्नी से मिला। पुलिस ने जब शव की पुष्टि के लिए डीएनए कराने का निर्णय लिया, तभी पत्नी हेमा सिंह उससे कतराने लगी और यहीं से पुलिस के शक की सुई एक बड़े हत्याकांड की साजिश पर जा टिकी। इधर चित्रकूट पुलिस ने अपनी जांच को जब आगे बढ़ाया तो मुखबिर से पता चला कि जिस व्यक्ति को मृत बताकर उसका अंतिम संस्कार किया गया है, असल में वह जिंदा है। ऐसे में पुलिस का शक और भी यकीन में बदल गया और पुलिस ने पत्नी सहित मृत घोषित हो चुके पति को जिंदा गिरफ्तार कर हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया। चित्रकूट पुलिस ने अपने खुलासे में बताया कि आरोपी सुनील सिंह ने YouTube पर एक साउथ फिल्म देखी थी और इस फिल्म से प्रेरित होकर उसने खुद को मारने का नाटक किया। बताया गया कि साजिश में आरोपी की पत्नी भी बराबर से शामिल थी, जिन्होंने गांव में ही लोगों से लिए गए कर्ज से बचने और बीमा पॉलिसी पाने के लिए इस खौफनाक कत्ल की साजिश रची। साजिश के तहत आरोपी सुनील ने 1 वर्ष पूर्व से ही अपनी कद और काठी के शख्स की तलाश शुरू की। तभी बीते 28 जून को शराब दुकान के बाहर उसे जवा का ही रहने वाला विनय चौहान नाम का युवक मिला। आरोपी ने विनय से दोस्ती की और उसके साथ शराब पार्टी करना शुरू कर दिया। घटना दिनांक को आरोपी सुनील ने विनय को बुलाकर गाड़ी में उसे जमकर शराब पिलाई और जब वह नशे में चूर हो गया तो उसे प्रयागराज की ओर लेकर निकल पड़ा। हाईवे में ट्रैफिक की वजह से आरोपी ने कार चित्रकूट की ओर घुमा दी और एक सुनसान जगह पर कार खड़ी कर विनय के नशे में चूर होने के बाद कार में रखे गैस सिलेंडर को खोल दिया। फिर विनय के शरीर पर कपूर और बॉडी स्प्रे छिड़क कर आग लगा दिया। इससे विनय की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन साजिश में शामिल आरोपी की पत्नी ने मृतक की पहचान अपने पति के रूप में करने के बाद उसका अंतिम संस्कार तक कर डाला। पुलिस ने फिलहाल इस वारदात को अंजाम देने के बाद रिश्तेदार के घर में छिपे आरोपी सुनील सिंह सहित उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, तो वहीं पूरे हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा भी कर दिया। क्यों, क्या प्लान था तुम्हारा, किस तरह से घटना अंजाम दी है, बताओ जरा। अरे अब देख मोबाइल नीचे करो, किसका है, नीचे करो, किसका है ये तुम्हारा? बोलो सुनील, बोलो क्या घटना की है तुमने? मोबाइल लगा है ना, क्यों मीडिया में नहीं बोल, क्यों नहीं बोलोगे यार, इतनी बड़ी घटना करे बैठे हो, बोल नहीं रहे हो। किस तरीके से साजिश रची पूरी है? क्या प्लान था तुम्हारा, किसको मारे थे, वो कौन है, कैसे प्लान बनाए थे? मजबूरी क्या थी बताओ, क्या मजबूरी बताओ।
कुछ तो बोलो, मुंह उठाओ, बोलो भाई। बोलो क्या प्लान बनाए थे? MBA किए हुए हैं सब जो है। बताओ कितने का कर्जा था तुम्हारे ऊपर बताओ? इसीलिए तो बिजनेस मैनेजमेंट। कितने का कर्जा था? बोलना कर्जा था तो बता सकते हो। तो कसम खाई ना। उसको कैसे जला के मारे हो बताओ? बताओ, बोल क्यों नहीं रहे हो? गलती तो किए हो पहले से। जब जलाया उसको तो उसकी तरफ वाला गेट बंद किए थे या खोल के लॉक कर दिए थे? कैसे खोले थे? कुछ तो बोलो यार। तो बोलेगा नहीं। इन्होंने YouTube पे कुछ पिक्चर्स देखी और उसमें देखा कि कैसे लोग दूसरे को मार करके अपना बीमा की धनराशि प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे शहर में जाके एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक की ये लोनी है। एक्सिस बैंक से इन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा 1 करोड़ से ज्यादा आपका नहीं होता। तो HDFC गए, HDFC ने कहा कि आपका 2 करोड़ का बीमा हो जाएगा। ये जो कर रहा अभी बीमा पूछने पे कि इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो एक टर्म प्लान होता है कि बीमा में हम पैसा दे देंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं, और एक वो होता है इन्वेस्टमेंट कि जो हम प्रीमियम देते हैं उस पर हमें कुछ बाद में मिलता भी है। तो HDFC ने टाटा AI से उनका कोलैबोरेशन है, तो 2 करोड़ का इनका बीमा इन्वेस्टमेंट वाला कराया कि जो आप प्रीमियम दे रहे हो ये बाद में वापस भी ले सकते हो, मिल जाएगा। और अक्टूबर 2024 से ये तलाश में थे कि हमारे कदकाठी हुलिया का कोई आदमी मिले जिसके साथ हम ऐसा करें, और ऐसा व्यक्ति हो जिसे फिर कोई पूछने वाला ना हो। ये भी तो था, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मेरा परिवार खड़ा है ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए। ये खुद कहता है साहब हम सोच रहे थे कोई ऐसा आदमी हो कि जिसके मर जाने से दुखी होने वाले, पीड़ित होने वाले लोग ना। ये करते करते इनको जून के आखिर में ये लड़का मिला जैसा इन्होंने बताया। तो DNA मैचिंग से होगा कि वही है कि कोई और है। अभी तक जो ये बता रहे हैं उस कहानी से सारी चीजें जुड़ रही, इस नाते हम विश्वास कर रहे हैं। वो ड्रग एडिक्ट है, 2 भाई हैं। ये तो कहते हैं हम जानते भी नहीं थे कि दूसरा भाई उसका है। इनको शराब की भट्टी पे 1-2 बार मिला था। जब उस दिन मिला तो इन्होंने उसको बढ़िया खाना खिलाया, घुमाया, पिलाया, सब कुछ किया और शाम को छोड़ दिया। उस आदमी ने कहा कि आप तो भगवान हैं, कौन ऐसे पराये को इस तरह का खाना खिलाता है? ऐसा खाना तो मुझे लगता है मैं पिछले पता नहीं सालों से नहीं खाया था। अगले दिन इन्होंने फिर बुलाया, वो बलि का बकरा उसे बनना था। फिर आया, दिन भर खिलाया पिलाया, दारू पिलाया, सब कुछ किया। 29 तारीख और शाम को जब अंधेरा हो गया तो आराम से उसके साथ ये बैठे कि कोई नहीं जानता। उसी मकान में इनकी बुआ या इनकी पत्नी की बुआ मीना सिंह, चलिए वो भी नाम निकल गया, ना छाती उन्होंने देख लिया। उन्होंने इनकी पत्नी से कहा भी कि कौन गाड़ी में बैठ के गया। तो पत्नी ने पति से रास्ते में शेयर किया, आप कह रहे हो कि कोई किसी को जानकारी नहीं, हमसे तो बुआ ही पूछ रही। तो इन्होंने कहा बुआ को समझा देना, किसी से बताएंगे। उन्होंने बता दिया बुआ को, किसी से मत करो, पता नहीं कौन था मालूम। उसके बाद लेके चले, पहले दिन भर पिलाए। ये लगा कि ये 100 महिला का हो सकता है, जल्दी में छटपटाई होगी या किसी ने अगर उसे मार के इसमें जलाया है तो मैन हैंडलिंग के दौरान टूटी, जिसको इनकी पत्नी ने आके खारिज कर दिया कि चूंकि मेरा ब्यूटी पार्लर है, मेरे हस्बैंड चूड़ियां खरीद के ले आते हैं, कभी सैंपल की चूड़ियां ले आते हैं, तो डैशबोर्ड में 2, 4, 6, 10 रह जाती है, 1 आध पैकेट रह जाता है। तो फिर हम लोगों को लगा कि ये जो हम महिला तक पहुंच रहे थे, ये लाइन एक तरह से चूड़ी के आधार पे तो फिलहाल बंद होती दिख रही। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में भी इनके नंबर की CDR पे कहीं कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिल पाई कि जहां से हम डाउट जाए। 1 आध नंबर डाउट में थोड़े आए जरूर थे, लेकिन अभी हम उस पर काम कर रहे थे। CCTV कैमरों ने इसमें हमारी बड़ी मदद की आपके माध्यम से, और आज संयोग से जनता के लोग इसमें काफी संख्या में बैठे हैं। तो मैं अपील करूंगा कि अब CCTV कैमरे महंगे नहीं, सभी कम से कम अपने घर पे, अपनी सहन पे, अपने घर से गुजरने वाली सड़क पे अगर एक कैमरा लगा दें तो इस तरह की घटना, दुर्घटना या झूठी नामजदगी हो जाती, वो सब नहीं हो। तो आज मतलब जनता के भी लोग हैं, आप सबसे मैं अपील करूंगा, कैमरे में जब इनके चलने का जो मूवमेंट, जनपद रीवा के टोल पे बड़ी तेजी से गाड़ी आई और उसमें समझ में नहीं आया कि इसमें 2 आदमी है कि 3 आदमी है कि 1 आदमी।
उसके बाद हमारे बरगढ़ के कैमरे में आई है, बहुत तेज चला था। उस कैमरे में भी संयोग से रात के वजह से नाइट विजन कैमरे नहीं होंगे, इस नाते थोड़ा धुंधली सी बात है। सबसे जो हमारे लिए स्ट्राइकिंग था, बरगढ़ मोड़ से शुभ ढाबा पहुंचने में इन्हें 1.5 घंटे लग गए। त्रिपाठी इतना ही नहीं, 1.5 घंटे लगे। तब लगा कि भाई बरगढ़ से शुभ ढाबा 5 मिनट का रास्ता, 1.5 घंटे कहाँ। और ये बाद में पूछताछ में आया, ये शंकरगढ़ की ओर मुड़े। इनका घर भी यद्यपि मध्य प्रदेश में है, लेकिन शंकरगढ़ से 10 किलोमीटर। ससुराल यहाँ है और इनके साधु वगैरह सब यही है। और जो इनके मामा जी, हमारी पत्नी के मामा जी दिए थे इनको, वो भी सबके घर यही नादिमपुर मियां के। कुछ लोगों से इनकी बी पार्टी के रूप में वार्ता भी यहाँ के लोगों से हुई। तो फिर हम लोगों ने कंसंट्रेट किया कि यही, और डीएनए सैंपलिंग में पहले इनके बच्चे का हुआ। फिर जब इनके फादर को बुलाया गया, चूंकि हमारे वैज्ञानिकों ने ये कहा कि बच्चे की तुलना में, बच्चे से बाप की ओर बढ़ने की तुलना में बाप से बेटे की ओर आना हमारे लिए आसान है डीएनए मैचिंग। और 2 हमारे पास सैंपल हो जाएंगे, अगर एक कहीं से फेल करता तो दूसरा नहीं फेल करे, ये चांसेस बहुत कम। डीएनए की मैचिंग तो सबसे एक्यूरेट मानी जाएगी मदर के साथ। अगर जिसने मां ने जन्म दिया, ये लोग जानते हैं कि इसी मां ने जन्म दिया, उसके डीएनए की मैचिंग में कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के किसी ठेके से फिर लिया इन्होंने सिमरिया, और वहां से फिर पिलाया और पी के वो बिल्कुल बेसुध हो गए। घर से ये कपूर की गोलियां लेके चले, सिलेंडर सुनियोजित तरीके से वो 5 लीटर वाला रखे, और डीओ इनके हिसाब से, डीओ सर इनफ्लेमेबल है, जल्दी जलता है, तो 2 सीसी डीओ भी रख दिए थे वहां आगे। हमने कहा उसको स्प्रे तो नहीं किया था, तो कह रहे स्प्रे नहीं किया। इसके बाद जब वहां ये आए हैं तो शंकरगढ़ की ओर ये गए हैं, लेकिन शंकरगढ़ की ओर ज्यादा आवागमन था, वहां पेशेंस इनका रहा, तब तक बारिश होने लगी। देने लगा अगर हम आग लगा भी देते हैं तो बारिश में बुझ जाए, तो ये लौट पड़े। और इनको मालूम था, चूंकि यही इनका ससुराल सड़वाना सब है, कि रात में लालता रोड से मऊ वाला जो राजापुर वाला रोड है, उस पर कम लोग आते हैं। तो जहां इन्होंने सुनसान देखा, गाड़ी आप सबने भी देखा रहा होगा, बिल्कुल पटरी से उतर के खड़ी थी, दाहिना चक्का केवल उसका पटरी पे था, मेटल रोड पे, बकिया सब बाएं था। टायर भी सर इसी पर्पज से टायर रखे थे इस नाते कि टायर भी धू धू करके जलेगा, काला रहेगा, कोई देख नहीं पाएगा, जल्दी से जल जाएगा। इसके बाद कपूर की गोलियां मसल के जैसे हम लोग हमन में डाल देते हैं, वैसे इन्होंने उसके ऊपर सब डाल दिया और सिलेंडर 2 मिनट के लिए खोल दिया। सिलेंडर फिर 2 मिनट बाद बंद किया, और उसके शीशे में, शेष 3 शीशे पूरे चढ़े, उसके शीशे में इन्होंने कपूर की जो गोलियां हैं वो अंदर जाने भर को 1 इंच पौन इंच स्पेस रखा और जला के कपूर की गोलियां अंदर डाल। अपने थोड़ी दूर बैठे। इनके हिसाब से शुरू में तो सर धुआं जैसे दिख रहा, कुछ समझ में नहीं, बाद में लपटें दिखने। और जब सिलेंडर फूटा तो मैं मारे डर के भागा कि इतने विस्फोट पे गांव के लोग जरूर आए और मुझे अजनबी को यहाँ पाएंगे, आप कौन हो, कैसे हो, और पता कहीं चल गया कि मेरी भी कार है तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कहीं मुझे पीट पाट न डाले, क्योंकि गलती किए थे, पाप किए थे। तो इस नाते वहां से भागे। बहाना तो बहुत हम लोगों से बनाए, पूछताछ टीम से कि जम्मू चला गया, यहाँ चला गया, और मैं चला तो गया वैष्णो देवी के लिए वहाँ जम्मू, लेकिन जम्मू में मैं असुरक्षित महसूस करने लगा तो लौट आया। किस ट्रेन से गए, कहाँ से गए, तो सब बताने फंस गए। ये जाके प्रयागराज में नैनी ब्रिज क्रॉस करके राइट हैंड बता रहे हैं, तो वहाँ पार्किंग भी होती है, रिक्शा वाले वहीं खड़ा करते हैं, सुलभ शौचालय बना हुआ है, ठेला वाले वहाँ रहते हैं। तो ये जो 2-3 दिन 4 दिन वहाँ इन्होंने गुजारा। और उसके बाद जब इनको ये आए थे असल में ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, इनकी पत्नी भी साड़ू के घर आई थी। वहां राय परामर्श हुआ कि अब पता चल जाएगा, तो विकल्प क्या है। तो विकल्प ये आया कि चलो पुलिस में चलते, फिर वह नहीं चलेंगे। इसी बीच पुलिस को खबर आ गई, वो आया। इस तरह से पूरा घटना का पटाक्षेप हुआ है। डीएनए का सैंपल अब उसके भाई का भी लैब जा रहा है, पहुंच गया है। एक डीएनए में तो तरह तरह की शंकाएं भी हो सकती हैं।
जब ये डीएनए मैचिंग का सिलसिला हुआ और इनके रिश्ते नाते में भी पुलिस ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया, साड़ू कौन है, साला कौन है, घर कहाँ है, तो हलचल हुई इनके यहाँ। दूसरा, इस आदमी को अपनी योजना के मुताबिक जो पैसे लेके निकला था वो पैसे खत्म हो गए। आते समय पत्नी ने खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अब अगर खाते में ट्रांसफर कर दी तो ये पता चलता कि खाते में पैसा जा रहा है और निकल रहा है। इस नाते इसने सावधानी से पैसा लेने आया। और दूसरे, इसके दिमाग में हलचल थी कि बेटे का डीएनए हो गया, अब फादर का डीएनए के लिए आज पुलिस ने बुलाया है, तो ये बात तो पकड़ जाएगी कि मैं नहीं। तो उसमें ये आए और अपने साड़ू के घर रुके हुए थे। पुलिस के किसी हमदर्द ने पुलिस को, एसओ को सूचना दे दिया। एसओ ने इनके साड़ू से सीधे बात किया, क्योंकि उससे पहले उनसे पूछताछ कर चुके थे, नंबर था, और उनका कि हमारी पक्की सूचना को आए, मुकर नहीं पाए तो उन्होंने कहाँ आए, उनका किसी तरह से अब सकने नहीं चाहिए। तो उस आदमी ने इनको कमरे में बंद कर लिया। एसओ को बताया साहब अंदर से बंद कर दिया, बाहर से अंदर करके कमरे का बाहर से ताला बंद कर दिया। उन्होंने खिड़की वगैरह से देखते रहना, कहीं खुद अपने साथ ना ऐसा कर। बाहर गए, ले आए। अब ले आने के बाद जो इनसे पूछताछ हुई, इस पति पत्नी ने मिल करके एक बड़ा षड्यंत्र, हमारे सीईओ फवाद अली ने एक बात जरूर कही थी उस समय, साउथ की कोई पिक्चर है तो इन्होंने एक चर्चा जरूर की थी। ये गोरखपुर में ये ड्यूटी पे थे, लौटे तो मैंने कहा इस काम में आप लगिए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के है तो हमारे लिए एक तरह से एसेट है। तो इन्होंने उस समय कहा और मैंने भी बहुत नोटिस नहीं लिया। लगता है कि वो जो गायब है, जो गाड़ी लेके आया था, लगता है उसने ये पिक्चर देख ली, उसमें इसी तरह की स्टोरी। और फाइनली देखिए सारे इंट्रोगेशन के बाद वही चीज निकली। जब इनको पूछताछ हुई तो इन्होंने ब्यूटी पार्लर के लिए 35 लाख रुपए का लोन, लगभग 20 लाख रुपया अपना खर्च करके 54-55 लाख रुपए में इन्होंने ब्यूटी पार्लर स्टेब्लिश किया, लखनऊ का फ्रेंचाइजी लिया। कोरोना काल में इनको दिक्कत होने लगी तो इन्होंने फ्रेंचाइजी जो है वो ब्रेक कर दी और अपना इंडिपेंडेंट चलाने लगे। लगभग 4 लाख रुपए किराया और वहां के वर्कर्स के वेतन वगैरह में खर्च होता है। इसके बाद भी इनको महीने में 5-5.5 लाख की आमदनी हो रही थी, जिसमें से 1.5 लाख रुपए बच रहे थे और ये अपनी ईएमआई जमा कर। फिर इन्होंने अपनी लिमिट थी, उस पर लिमिट बढ़ा के एक और लोन बढ़ा लिया उसी में, और हार्वेस्टर ले आए। दोनों से कमाई के बाद भी पेट नहीं भर रहा था। महंगे शौक वाले व्यक्ति हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, मोबाइल बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं, लाखों वाले, नई कार भी खरीदा है, अच्छा वहां मकान भी इनके पास है, घर पे 15 बीघे के आसपास खेती बाड़ी भी बताते हैं। लेकिन आदमी की इच्छाएं अनंत हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये लोन कैसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, हम सबसे आजाद।